दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कुछ छात्र छात्राएं तो इतने खुश हैं जैसे लग रहा है कि उन्होंने क्लास में कोई बदमाशी कर लिया हो और टीचर को पता ही न चला हो। या फिर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब बिना पढ़ाई किए अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे और साथ में जॉब भी लग जाएगा। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचकर टाइम पास करने का प्लान बना रहे हैं तो मेरा आपसे एक सलाह है कि ऐसा कहा जाता है टाइम पास करने से सब कुछ बढ़ता है, बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, शरीर में वजन बढ़ता है, शरीर का आकार बढ़ता है, लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ता है। ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग ज्ञान को बढ़ाने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ऐसे ही हम लोग एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में सुनकर खुश ना हो, इसके एक्चुअल कंटेंट्स को समझें। तो इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में जो एजुकेशन पॉलिसीज आए हैं ये कब कब आया है। तो पहला एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आया, दूसरा एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आया और 1986 के पॉलिसी में ही थोड़ा सा चेंज करके 1992 में एक पॉलिसी लाया गया। और जो फोर्थ एजुकेशन पॉलिसी है इसमें कई सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, कई सारे चेंजेस किए गए हैं और ये 2020 में लाया गया है। ये जो फोर्थ एजुकेशन पॉलिसी है इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। हमने जो एस्पेक्ट्स स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो इन कैटेगरीज पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला कैटेगरीज है 6% ऑफ जीडीपी एलोकेशन ऑन एजुकेशन। दूसरा कैटेगरी है 10+2 जो फॉर्मेट आप लोग पढ़ते आए हैं उसको 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये क्या है, इस पर बात करेंगे हम लोग। तीसरा है कि 9th और 12th का जो प्रोग्राम हुआ करता था अभी तक उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री में भी कुछ रिफॉर्मेटिंग्स किए गए हैं। तो हम लोग इस पर बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहला है 6% ऑफ जीडीपी एलोकेशन ऑन एजुकेशन। आज देखिए जितने भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ज़्यादातर कंट्रीज अपने जीडीपी का 5% ऑन एन एवरेज, कई सारे कंट्रीज 7% यूज़ करते हैं एजुकेशन पर, कई सारे कंट्रीज 4%, जैसे चाइना 4% अपने जीडीपी का खर्च करता है एजुकेशन पर, यूएसए 5% करता है। वैसे जिम्बाब्वे और स्वीडन ऐसे कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज हैं। जिम्बाब्वे बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है और स्वीडन बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है, पर ये दोनों 5.5% के आसपास खर्च करते हैं। तो ये जो जीडीपी का इंडिया ने डिसीजन लिया है 6% खर्च करने का एजुकेशन के ऊपर, इसका इम्पैक्ट किन किन चीज़ों पर पड़ेगा एक बार इस पर नज़र डाला जाए तो इससे स्कूल का जो कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा ये बात किया जाएगा। उनके क्या टीचर्स जो हैं वहाँ पर, ऐसा कहा जाता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स स्पेशली आर वेरी वेरी लेस पेड। तो क्या उनके सैलरी पर कोई इफेक्ट आएगा? जो अदर रिसोर्सेज हैं जैसे मिड डे मील या फिर स्कूल्स में जो लैब का व्यवस्था है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, इन पर खर्च किया जाएगा या इनके सिचुएशन को सुधारा जाएगा, या फिर बच्चों के फी स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ने वाला है। ये जो फी स्ट्रक्चर है ये प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे में तो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन फ्री है एक तरह से इंडिया में। तो इसका जो इफेक्ट आने वाला है वो हायर एजुकेशन में, यानी कि बीटेक, इंजीनियरिंग या फिर कोई लोग मेडिकल की डिग्री करना चाहते हैं या मेडिकल पढ़ना चाहते हैं तो उन पे इसका असर देखने को क्या मिलेगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए हम लोग इन चीज़ों पर बात क्यों कर रहे हैं, तो इसका एक मुख्य रीज़न है कि आज से 1-1.5 साल पहले एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि गवर्नमेंट ने जो एमटेक का फीस है उसको लगभग 10 गुना बढ़ा दिया था। एमटेक का जो पर ईयर फीस हुआ करता था वो 20,000 हुआ करता था, वो अब लगभग 2 लाख कर दिया गया है, जिससे छात्रों को बहुत झटका लगा था। क्योंकि एमटेक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम होते हैं। जितना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बीटेक करने के बाद होते हैं उससे काफ़ी कम एमटेक के बाद होते हैं। इसके बावजूद अगर कोई बच्चा एमटेक 2 लाख रुपए खर्च करके पढ़ाई करे तो ये उस बच्चे के लिए कितना हद तक सही है, ये एक चर्चा का विषय है। और फिर एमटेक ही नहीं, बीटेक वगैरह में भी अगर आप देखेंगे ये जो फी स्ट्रक्चर मैंने लगाया है ये डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर एक सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर मतलब 6 महीने का होता है। तो 6 महीने का ये जो फीस है
ये 2014-15 का है, ये IIT BHU का फीस है और इसी के आसपास अदर IITs का भी फीस था। तो ये जो फीस था देखिए, सेमेस्टर यानी ट्यूशन फीस 6 महीने का 45,000 था और कुल मिलाकर के 50,950 यानी कि 50,000 के आसपास फीस हुआ करता था 2014-15 में। और फिर उसके बाद इस फीस को 16-17 में बढ़ा करके 1,05,000 कर दिया गया। बीटेक का फीस को भी डबल कर दिया गया। एक सेमेस्टर का फीस है, एक सेमेस्टर यानी 6 महीना, तो बीटेक का जो नेट फीस है जो कॉलेज को आपको देना है वो देख लीजिए, 6 महीना ऐसे 8 बार आपको फीस देना होता है। टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं 4 ईयर्स में, तो हर एक साल आपको लगभग 2 साल यानी 4 साल में 8 लाख से ज़्यादा रुपये आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलेज को देना होता है। इसके अलावा जो और सब फीस हैं जैसे खाने वगैरह का फीस आपको ये सब अलग से भरना होता है। ठीक है, रहने का फीस, आप जाते हैं कहीं पर रूम्स वगैरह लोकेट करते हैं तो सबका अलग से फीस आपको देना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा फीस में हाइक हुआ था। तो अब देखते हैं कि ये जो 6% GDP का एलोकेशन हुआ है इसका फी स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ने वाला है आगे चल के, इसमें अभी तक कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं है। देखते हैं इस पर क्या होता है। और ये भी हमें देखना चाहिए कि जो आजकल के जो टीचर्स हैं सरकारी स्कूल में, खास करके सरकारी स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी अंडर पेड होते हैं। आप देखेंगे जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे USA वगैरह में, टीचर्स आर द VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनस, नॉट द पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स। वाई? बिकॉज द टीचर्स आर दे आर मेकिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन। सो टीचर्स का एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके लिए उसकी अच्छी सैलरी होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट टीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो इस पर देखना पड़ेगा अभी हमें कि ये 6% जो GDP एलोकेशन हुआ था इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, डेफिनेटली ये तो बहुत क्लियर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा। इन सब एस्पेक्ट्स पर क्या असर पड़ता है इस पर हमें देखना है आगे, जैसे जैसे गवर्नमेंट इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा अमेंडमेंट है, जो दूसरा चेंजेज है वो है 10+2 फॉर्मेट को 5+3+3+4 कर दिया गया। तो 5 क्या है? देखिए पहला 5 है, इसको बोलते हैं फाउंडेशनल ईयर्स। फाउंडेशनल ईयर्स मतलब 3 ईयर इसमें प्री स्कूलिंग है। प्री स्कूलिंग मतलब बच्चा जब 1 से 3 साल तक का होता है तो उसे प्री स्कूलिंग यानी कि घर में किस तरीके से उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड को डेवलप किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस देगी हर एक पेरेंट्स को। और 3 साल घर में रहने के बाद बच्चे को फर्स्ट और सेकेंड क्लास, ये देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के लिए प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेना होगा, जहां पर उसे फर्स्ट और सेकेंड क्लास का पढ़ाया जाएगा। प्राइमरी स्कूल या इसको बोलते हैं प्री स्कूल आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के कुछ आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं और भी कुछ प्री स्कूल सेंटर्स हैं जहां पर उन्हें पढ़ाया जाएगा। ये जो पढ़ाया जाएगा ये 3 से लेकर के 8 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो देखिए एज ग्रुप पर ध्यान मत दीजिए, ये एज ग्रुप चेंज हो सकता है। कोई बच्चा अगर बचपन में जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देता है तो वो 3 साल में क्लास फर्स्ट में आ जाएगा। कोई 5 साल के बाद पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो 5th ईयर में क्लास फर्स्ट में आएगा। तो ये गवर्नमेंट का है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि कम से कम 6th ईयर में बच्चा तो क्लास फर्स्ट में आ ही जाए, इसीलिए 6 to 8 यानी कि 6, 7, 8 ऐसा कुछ रखा है गवर्नमेंट ने एज का कैपिंग। पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं मोस्टली आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कब आप क्लास फर्स्ट में जाएंगे, कब आप क्लास सेकंड में जाएंगे। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या क्या बातें हैं, देखिए जो दूसरा 3 है इसमें देखिए ये 5 साल में आपने क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड पढ़ा है। क्लास फर्स्ट सेकंड से पहले जो 3 साल और था इस 5 में वो प्री स्कूलिंग है, जो आपको घर पर पढ़ाया जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस देगी। कुछ प्री स्कूल्स भी हो सकते हैं जो ऐसा आगे आकर के कुछ कदम उठाए, जिसको प्ले स्कूल बोलते हैं। अब दूसरा है 3 इयर्स। ये 3 इयर्स क्या है? दूसरा 3 इयर्स है प्रिपरेटरी स्टेज फॉर 3 इयर्स। इसमें क्या है? क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th, ये नेक्स्ट 3 इयर्स का पैटर्न है। ठीक है, इसमें 8 से 11 साल के बच्चे होंगे। तो ये एज ग्रुप फिर से आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके हाथ में नहीं होता है। आप बचपन में आपका कैसा अपब्रिंगिंग हुआ है उस पर डिसाइड करता है ये। अब आता है नेक्स्ट 3 इयर्स। जो नेक्स्ट 3 इयर्स है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टेज, और इसमें क्लास 6th, 7th और 8th का पढ़ाई होगा। ठीक है, क्लास 6th के बाद देखिए अभी तक बच्चे क्लास 6th, 7th, 8th में जो पढ़ाई करते थे, इवन क्लास 10th, 11th, 12th तक जो पढ़ाई करते थे, तो प्रैक्टिकल्स की पढ़ाई बहुत कम होती थी। प्रैक्टिकल, मैं उस प्रैक्टिकल की बात नहीं करता हूँ जो आप लैब में जा करके करते हैं, जो कि खास करके 11th, 12th में कराया जाता है। मतलब जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। जैसे आपने एक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो क्या आप घर में एक बल्ब को खोल करके लगा सकते हो?
क्या घर में मोटर का स्विच ऑन कर सकते हो? मोटर का स्विच किससे ऑफ होना है, किससे ऑन होना है, ये पता है आपको? घर में अगर एमसीबी ट्रिप कर जाता है तो कौन से बटन को ऊपर उठाना है, कौन से बटन को नीचे करना है? इन्वर्टर क्या है, क्या आप घर में इन्वर्टर को ऑन कर सकते हो? ये सब जो प्रैक्टिकल नॉलेजेज है, कारपेंट्री कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, तो ये सब जो गार्डनिंग घर में कर सकते हो, ये सब जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग इसको बोलते हैं। ये ट्रेनिंग अब गवर्नमेंट की तरफ से, और आप बोल सकते हो एजुकेशन सिस्टम में कंपलसरी हो जाएगा। ये ट्रेनिंग 6th क्लास से 8th क्लास के बच्चों को दिया जाएगा। अब आपके पेरेंट्स ये नहीं कहेंगे कि बच्चे बेटा पढ़ाई तो तुमने बहुत कर लिया, पर तुम्हें घर में बल्ब लगाना नहीं आता है, या पढ़ाई तो इंजीनियर तो तुम बन गए, पर तुम्हें ये पता नहीं है कि अगर बाइक या कार बंद हो गया तो कैसे उसको स्टार्ट करना है। खैर इतनी हाई लेवल का प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं दिया जाएगा 6th 8th में, पर कहने का अर्थ है कुछ आपको एजुकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग दिया जाएगा। यानी कि कुछ दिन ऐसे होंगे, देखिए 10 days पीरियड समटाइम्स ड्यूरिंग द ग्रेड्स, मतलब 10-10 दिन का एक पीरियड होगा जहां पर आपको इंटर्नशिप करने को, आप किसी छोटे छोटे कंपनी में जा करके या छोटे छोटे फर्म्स में जा करके आप इंटर्नशिप कर सकते हो। मतलब आप सीख सकते हो कुछ चीज़, जैसे कारपेंट्री सीख सकते हो, गार्डनिंग सीख सकते हो, पॉटरिंग सीख सकते हो, आर्टिस्ट्री सीख सकते हो, ये सब करने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं नो बैग डेज। नो बैग डेज मतलब बैगलेस डेज, मतलब आपको बैग लेकर के उसमें किताब भर के स्कूल नहीं जाना है, आपको कुछ सीखने के लिए कुछ फॉर्म्स में जाने हैं। नेक्स्ट जो आपका 4 years आता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 years क्लास 9th से 12th के लिए है। इसमें 2 स्टेज होंगे, क्लास 9th स्टैंड एक स्टेज, एंड सेकंड स्टेज होगा 11th से 12। ये जो 4 year का पैकेज लाया गया है, ये क्यों लाया गया है? देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि क्लास 9 10th का अगर तुम सिलेबस देखोगे स्पेसिफिकली साइंस का, तो बहुत कम हुआ करता था, बहुत कम, मतलब समझो कुछ भी नहीं हुआ करता था। और क्लास 11 12th में एकाएक आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा सिलेबस रख दिया जाता था। इनफैक्ट मैं अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्लास 9 10th में आप जितनी पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हो, वो पूरा केमिस्ट्री क्लास 11th के 1 या 2 चैप्टर में ही सिमट जाता है। या क्लास 11th का 1 या 2 चैप्टर का जो वेटेज है, जितना कंटेंट है, वो पूरे क्लास 9 10th के सिलेबस में है। तो अब जो क्लास 11 12th में एक ह्यूज लोड आता था बच्चों पर, ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा क्लास 9 से 12 तक में। इसमें एक और मेजर चेंज है कि क्लास 9 से 12 तक का जो स्कीम है, इस स्कीम में अब जो पहले पीसीएम मतलब साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का टैग हुआ करता था, यानी साइंस वाले बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना कंपलसरी है, या फिर कॉमर्स के लिए कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है। अब ये कंपलसरी कैपिंग हटा दिया गया है, यानी कि आप क्लास 11th में चाहो तो फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा या फिजिक्स मैथ के अलावा आप केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ सकते हो, या मैथ केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स नहीं भी पढ़ सकते हो, या मैथ नहीं भी पढ़ सकते हो, सिर्फ फिजिक्स रख सकते हो। उसके साथ आप फैशन टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो, उसके साथ आप म्यूजिक पढ़ सकते हो। ठीक है ना? तो ये चीज़ें, ये अमेंडमेंट की गई है। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या आईआईटीज़ और मेडिकल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या वो एग्ज़ाम भी आपको अलाउ करेगा कि क्या आप जो आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जनरली पीसीएम का एग्ज़ाम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्या वो अलाउ करेगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और फैशन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम दे दो? तो ये देखने वाली बात है, और मोस्टली ऐसा नहीं होने वाला है। आईआईटी जो है अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्ज़ाम लेता रहेगा, और नीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्ज़ाम लेता रहेगा। तो जो लोग इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये जो सब्जेक्ट को चूज करने का फ्रीडम है, ये बहुत हद तक कम है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है आपके पास। आपको कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये ज़रूरी है, जैसे अगर आपको टेक्निकल नॉलेज लेना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी बाद में चल करके एक हो जाते हैं, लगभग सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ और सिस्टम्स लाए गए हैं कि अब जो है, जो 12th में एकाएक एक बोर्ड एग्जाम होता था, उसी के परसेंटेज सब कुछ डिसाइड करता था। अब उसमें अमेंडमेंट लाने का है प्रोविज़न कि अब जो है आपकी ग्रेडिंग जो है शुरुआत से, ईयर के शुरुआत से ही ग्रेडिंग किया जाएगा, और एक बोर्ड एग्ज़ाम के आधार पर सिर्फ आपका जो क्रेडिट कार्ड है, सॉरी क्रेडिट कार्ड नहीं, आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेगा। अब इसमें एग्जैक्टली कितने एग्जाम्स होंगे, क्या क्या उसका परसेंटेज होगा, इस पर
अभी एग्जैक्ट खुलासा नहीं हुआ है, जब इस पे बातें आएंगी, जब स्कूल्स इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेगा तब हम इस पर बात करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट है 9th to 12th का जो रिफॉर्मेटिंग हुआ है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि अब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का जो कैपिंग था वो हटा दिया गया है। यानी कि अगर आपको साइंस पढ़ना है तो जरूरी नहीं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ना ही हो। यानी साइंस नाम का कोई स्ट्रीम अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। यू कैन टेक केमिस्ट्री एंड फैशन टेक्नोलॉजी, यू कैन टेक फिजिक्स एंड म्यूजिक, बट फिर मैंने वही बोला कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये फ्रीडम कितना रहेगा ये भी देखने वाली बात है। मोस्टली ये नहीं के बराबर होगा। अब नेक्स्ट है रिफॉर्मेशन इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में एक बहुत मेजर रिफॉर्म हुआ है। जैसे खास करके ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन जो है इंडिया में दो तरीके से चलता है। एक तो 3 ईयर प्रोग्राम है, एक 4 ईयर प्रोग्राम रहता है जनरली। जैसे इंजीनियरिंग करने जाते हो तो आपको 4 ईयर प्रोग्राम मिलता है, और अगर आप बीएससी करते हो या बीए करते हो या बीकॉम करते हो तो 3 ईयर का प्रोग्राम रहता है। अब जो है इन सब को मर्ज करके 3 and 4 ईयर का एक प्रोग्राम पैकेज अनाउंस किया जाएगा, 3 और 4 ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आप 3 ईयर का बीएससी भी कर सकते हो और 4 ईयर का बीएससी भी कर सकते हो। आप चाहो तो 1 साल, मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब है आप चाहो तो बीएससी करते समय 1 साल के बाद छोड़ सकते हो। यू विल गेट अ सर्टिफिकेट कि यू हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ बीएससी। उसके बाद आप 2 साल के बाद, मतलब अभी 2 साल में एग्जैक्ट पीरियड नहीं बोल रहा हूं, पर 1 साल के बाद आप चाहो तो बीएससी को छोड़ करके कुछ गैप ले सकते हो, कुछ घर का काम निपटा सकते हो, या अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच आ गया है, बीमार पड़ गए। तो पहले क्या होता था, अगर आपने 1 साल पढ़ाई करने के बाद बीमार पड़ गए तो आपको फिर से दोबारा रिपीट करना पड़ता था, या फिर 2 साल पढ़ाई करने के बाद बीमार पड़ गए, 1 साल का गैप आ गया तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ता था। ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद बात है कि अब अगर आप 1 साल के बाद एग्जिट कर दिए, चाहे तो कोर्स छोड़ करके कुछ एक सर्टेन पीरियड का जो एलोकेट किया जाएगा या जो दिया जाएगा एडवांटेज, उतने पीरियड का गैप लेकर के आप कुछ काम निपटा सकते हो। और फिर उसके बाद वापस से जब आप एंट्री करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर अगर आपने पढ़ के छोड़ा है तो आपका फर्स्ट ईयर का जो क्रेडिट है, फर्स्ट ईयर का जो पढ़ाई किया है, वो नॉलेज क्रेडिट बैंक में स्टोर रहेगा। यानी आपको वहां से, उस बैंक से आपने क्या हुआ, आपने बैंक में फर्स्ट ईयर का पैसा, फर्स्ट ईयर पढ़ाई मतलब ये एक पैसा है जो आपने जमा कर दिया, और फिर जब आप दोबारा से कॉलेज में जाओगे तो आप बोलोगे देखो फर्स्ट ईयर का तो मैंने जमा कर दिया है, अब मुझे सेकेंड ईयर में एडमिशन दो, और वो देगा आपको। ठीक है, तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है जो ग्रेजुएशन में किया गया है। एक और बात किया गया कि अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ ही देते हो हमेशा के लिए तो आपको फर्स्ट ईयर का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने कुछ किया ही नहीं। अभी क्या है, अगर आपने बीएससी 2 साल कर लिया तो आपका डिग्री जो माना जाएगा वो 10+2 का डिग्री माना जाएगा, यानी बीएससी का डिग्री कोई आपका देखने वाला नहीं है। लेकिन अभी क्या होगा, अब आगे से कि अगर आपने 1 साल पढ़ लिया है, ठीक है, अगर आपने 1 साल पढ़ाई कर लिया तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने 2 साल पढ़ाई कर लिया तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे आप मतलब कई सारे कंपनी में अप्लाई करके जॉब भी ले सकते हो। अगर आपने 3 साल पढ़ लिया तो आपको बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा, और फिर उसके बाद आप जॉब के लिए जा सकते हो। और अगर आपको रिसर्च करना है, आगे आगे का और पढ़ाई करना है, तो आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 साल और 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कि अगर आपने 3 साल पढ़ाई किया, जैसे देखो जिस बच्चे को यूपीएससी करना है तो यूपीएससी करने वाले के लिए ग्रेजुएशन एक मिनिमम डिग्री होता है, उसको आगे की पढ़ाई तो करनी नहीं है, तो वो गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करना है उसको ग्रेजुएशन करके, तो उसको 4 साल ग्रेजुएशन नहीं पढ़ना है, उसको 3 साल सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी कर सकता है या फिर बैंकिंग का तैयारी कर सकता है। लेकिन जो रिसर्च करना चाहता है उसको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। लेकिन 3 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगा जरूर से। उसके बाद क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट में क्या किया गया कि पीजी में आपको, अब पहले क्या था कि पहले आपको पीएचडी करने के लिए बीएससी के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद आपको पीजी करना पड़ता था, फिर एमफिल करना पड़ता था और फिर पीएचडी कर सकते थे। अब एमफिल को हटा दिया गया है। ठीक है, एक और रिफॉर्म लाया गया है। अब एमफिल को हटा दिया गया, इस पर मैंने बात किया, इस पर डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को इससे ज़्यादा मतलब नहीं होगा। जो ये वीडियो को देख रहे हैं मोस्टली वो इंजीनियरिंग या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि पहले अलग अलग अथॉरिटी होता था यूनिवर्सिटीज़ को या हायर एजुकेशन को देखने के लिए। जैसे यूजीसी, देखिए नीचे में लिखा हुआ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और टेक्निकल कॉलेज के लिए एक अलग हुआ करता था AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब इन सबको कॉमन कर दिया गया है, ये होगा कॉमन रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन,
HEIC, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर, ये कॉमन रेगुलेटरी बॉडी होगा हायर एजुकेशन के लिए। इसके अलग अलग विंग्स होंगे। कोई एक विंग होगा जो रेगुलेशन देखेगा, कुछ विंग होगा जो स्टैंडर्ड सेट करेगा कॉलेजेस का, कुछ विंग होगा जो फंडिंग करेगा, और कुछ विंग होगा जो कॉलेजेस का एक्रेडिटेशन करेगा। ठीक है, लेकिन इससे मेडिकल कॉलेजेस और लॉ कॉलेजेस को अभी तक बाहर रखा गया है, उसके लिए अलग एक कमीशन होगा। ये जो HEIC है वो मेडिकल कॉलेजेस और लॉ कॉलेजेस को गवर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि ये जो रिफॉर्म्स आए हैं PG ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर्मेट में, ये रिफॉर्म्स कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को मोर बेनिफिशियल बनाएगा। विल द स्टैंडर्ड ऑफ सो मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इम्प्रूव। क्या एक रेगुलेटरी बॉडी आने से, रिफॉर्म करने से, जो बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में कॉलेजेस हैं हमारे, क्या उनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव करेगा? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि मैं देखो अभी स्क्रॉल कर रहा था एक न्यूज़ के थ्रू, तो एक न्यूज़ आया था इकोनॉमिक टाइम्स में कि इंडिया इज इन द मिडिल ऑफ एन इंजीनियरिंग एजुकेशन क्राइसिस। इंजीनियरिंग एजुकेशन क्राइसिस का मतलब क्या है? ये देखो, पढ़ोगे इसको तो बहुत ध्यान से समझ में आएगा। ये सब बोला जा रहा है, रिसेंटली अ स्टडी फाउंड दैट रशियन एंड चाइनीज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वेयर बेटर देन दोज इन इंडिया। रसिया और चाइना के स्टूडेंट्स इंडिया से ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि इंडियन स्टूडेंट्स का जो इनहेरेंट थिंकिंग एबिलिटी होता है वो बहुत अच्छा होता है। लिखा हुआ भी देखो, इंडियन स्टूडेंट्स मेक सब्सटेंशियल गेन्स इन मैथमेटिक्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। उनका जो चीज़ों को एनालिसिस करने का स्किल होता है, मैथमेटिकल स्किल होता है, वो बहुत आगे होता है रशियन और चाइनीज से। स्टिल बट देयर ओवरऑल हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आर सब्सटैंशियली लोअर देन दोज ऑफ चाइनीज एंड रशियंस। फिर ओवरऑल उनका जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है ये लोअर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉलेजेस हैं, सो मेनी कॉलेजेस हैं जो अंडर स्टैंडर्ड हैं, ठीक से प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। बच्चों को थ्योरी पता होता है, बुक में वो पढ़ लेते हैं, पढ़ करके एग्जाम में लिख भी देते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस का ये हाल है कि जनरली, या फिर मेडिकल कॉलेजेस का भी, बच्चों को सिलेबस तक पता नहीं होता है कि टेस्ट में कौन सा सिलेबस आता है। वो किसको पता होता है? इंजीनियरिंग कॉलेज में एक जीरोक्स वाले भैया होते हैं, उनको सिलेबस पता होता है। और वो जीरोक्स वाले भैया सिलेबस का किसी टॉपर बच्चे का क्लास नोट्स का जीरोक्स करा के रखे रहते हैं। आपको जाना है और बोलना है कि हमको बीटेक थर्ड ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला जीरोक्स दे दो, और वो दे देगा। आपको उसको रट लेना है और आप अच्छा मार्क्स ले आओगे। तो ये सब चीज़ें जो है, जो इंडियन स्टूडेंट जिसमें रियली इनहेरेंट बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है, उन सबको, उन सारे बच्चों के लिए ये सब एक नेगेटिव पॉइंट है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम उसके जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है उसको कम कर देता है। हमें देखना है क्या इस चीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है। एक देखिए यहाँ पे पढ़िए, एट द रूट द प्रॉब्लम इज मशरूमिंग ऑफ लो क्वालिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओवर द ईयर्स। बहुत ही खराब क्वालिटी के, मैंने ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज देखे हैं जिसमें एक स्कूल से भी छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है और उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कदम लेने वाली है, क्या इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा, मेडिकल कॉलेज का स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लॉन्च किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अब आगे जो भी अपडेट्स आती हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर से लोगों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ये जो जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट वीडियो अगर आता है तो हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।